दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो पिछले 10 दिनों से इस देश की कहानी विकास के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसका आखिरी चैप्टर बीते शुक्रवार को यूपी पुलिस ने लिख दिया। हालांकि इस विकास से जुड़ी कई कहानियों पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन बिग बॉस ने तय कर लिया है कि बस ये खेल यहीं तक होगा, तो उसके आगे किसकी मजाल कि ये कहानी आगे बढ़ाए। वैसे देश में एक और विकास की कहानी पिछले 6 सालों से चल रही है। इस कहानी को किसी टीवी सीरियल की तरह नए नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ खींचते रहने से ही सत्ता का फायदा है। विकास की इस कहानी में भारत को कभी स्टैंड अप इंडिया कहा जाता है, कभी मेक इन इंडिया, तो कभी बताया जाता है कि अच्छे दिन आएंगे, तो कभी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहा जाता है। कहानी में जिस विकास की बात 6 सालों से हो रही है वो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन बिग बॉस कहते हैं कि विकास तो हर तरफ दिख रहा है, तो आप मान लीजिए कि विकास हो रहा है। लेकिन तब भी सवाल उठेगा ही कि क्या विकास का नाम केवल छलावे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी हां, 6 साल पुराने विकास की कहानी हो या अभी 10 दिन वाले यूपी के कानपुर वाले विकास की कहानी, सच तो यही है कि दोनों की आड़ में मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में भरपूर मदद मिली है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हम देख रहे हैं कि उसके संख्या में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन सब चिंताएं बढ़ा रहे हैं, मगर सरकार इतिहास रचने में ही मगन है। देश में कोरोना के मामले जुलाई में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं। अनलॉक की शुरुआत के बाद मामलों में पहले 10,000 फिर 20,000 की रफ्तार से हर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। 10 जुलाई के बाद अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 लाख को पार कर गया है और 22,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत में टेस्टिंग का जो तरीका अपनाया गया वही संदिग्ध था। भारत में शुरू में टेस्टिंग बहुत कम की गई, जिस वजह से मामले भी कम नजर आए। 13 मार्च के बाद 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल का कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन इनमें से भी आधे से अधिक टेस्टिंग 1 जून के बाद की गई, और यही कारण है कि जून में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई नजर आई। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत से मरीज पहले भी रहे हों जिनकी खबर ही नहीं लगी, और सरकार के लिए भी यही सुविधाजनक रहा। सरकार जानती है कि अगर ज्यादा टेस्टिंग होगी तो संक्रमण के ज्यादा मामले मिलेंगे। भारत में हाल के हफ्तों में यही देखा गया। जैसे ही सरकार ने टेस्टिंग सुविधा का विस्तार किया, संक्रमण के मामले अचानक तेजी से बढ़े। सरकार ने इसे अनलॉक से जोड़ा और मोदी जी ने तो लापरवाही न बरतने की नसीहत भी दे दी। लेकिन जनता देख रही है कि लापरवाही केवल उससे ही नहीं हुई, बल्कि सरकार से भी हो रही है। और सरकार है कि लाखों मामले बढ़ने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रही, बल्कि मोदी जी तो अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। हाल ही में वाराणसी में एनजीओ से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जब इस बार महामारी आई तो सभी भारत को लेकर डरे हुए थे। इतनी आबादी, इतनी चुनौतियां, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स निकल आए थे भारत पर सवाल करने के लिए। इसमें भी 23 से 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर तो शंकाएं, आशंकाएं और भी ज्यादा थीं, लेकिन सारी आशंकाएं ध्वस्त हुईं। यानी मोदी जी मान रहे हैं कि इस महामारी में भारत ने सारी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लिया है। अब उनसे कोई पूछे कि अगर सारी आशंकाएं खारिज हो गईं तो क्यों यूपी, बिहार जैसे कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी? क्यों भारत में 8 लाख से अधिक मरीज हो गए? उनके लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, ताली बजाने, दिए जलाने जैसे दांव भी फेल हो गए। इस असफलता की जिम्मेदारी क्या मोदी जी खुद लेंगे? क्या वो ये मानेंगे कि उनके फैसलों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डूब चुकी है? कब तक आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को टोपी से कबूतर निकालने का खेल दिखाया जाता रहेगा? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब स्वयं तक सीमित होना या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है। इसका मतलब सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग होना है। एक तरफ भारत लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, दूसरी ओर हमारा इतना ही ध्यान देश की अर्थव्यवस्था की हालत पर भी है। केंद्र सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना के इस समय में सामान्य जन की पीड़ा को साझा किया जाए, उसको कम किया जाए। प्रधानमंत्री ने आम जन की मदद संबंधी सरकारी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मोदी जी पता नहीं कौन से आम जनों की पीड़ा को देख रहे हैं। वैसे देश का आम आदमी तो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी को भी महामारी की तरह झेल रहा है। पिछले 3 माह में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये केवल औपचारिक सेक्टर के आंकड़े हैं। अनौपचारिक क्षेत्र से कितने लोग बेरोजगार हुए इसका पता तो सरकार कभी चलने ही नहीं देगी, क्योंकि वो खुद कभी इसका पता ही नहीं लगाएगी। इधर कुवैत जैसा देश भी 8 लाख भारतीय प्रवासी कामगारों की छुट्टी करने जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज H-1B वीजा रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। अगर कहीं ऐसा हो गया तो लाखों IT कामगार अमेरिका से वापस भारत आ जाएंगे। ऐसे में दुनिया भर से लौटे प्रवासी भारतीयों को इस माहौल में कोई रोजगार कहां मिलेगा? क्या सरकार ने इस बारे में कभी सोचा है? अभी बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो इसे आम आदमी के लिए बड़ी राहत की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि पहले जो दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और उससे सरकार ने अपना खजाना जिस तरह भरा, उससे आम आदमी के लिए कितनी राहत की व्यवस्था की गई है। ऐसे सरकार तो यह भी नहीं बताना चाहती है कि देश में विकास अभी किस पैमाने पर मापा जा रहा है। मोदी जी अब तक आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल की बात करते रहे और इंडिया ग्लोबल वीक में कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर का मतलब अपने तक सीमित होना नहीं होता है। तो साहब आप ही बता दीजिए कि आम आदमी की सीमा कहां तक है? आपके सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग की परिभाषा क्या है? आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज को सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं और हम अब तक सोचते रहे कि आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को देश की उपलब्धि बनाएंगे। वैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों के बूते आगे बढ़ती है, लेकिन अपने देश में सरकार का हाल ऐसा है कि वो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े ही आधे अधूरे जारी कर रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मार्च में लागू लॉकडाउन की वजह से देश में औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह ठप पड़ गया था। लॉकडाउन का फायदा बीमारी रोकने में तो नहीं हुआ, उल्टे उद्योग धंधे बीमार हो गए। सरकार ने कोरोना की आड़ में अप्रैल और मई में औद्योगिक उत्पादन के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए। देश में औद्योगिक उत्पादन अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक अप्रैल की तुलना में मई में औद्योगिक उत्पादन 64.92% बढ़ा है। हालांकि पिछले साल इसी वक्त की तुलना में ये 34.71% घट गया है। इस शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई का IIP 88.4 पर था, अप्रैल में ये 53.6 पर था, लेकिन सरकार की ओर से कोई तुलनात्मक आंकड़ा नहीं दिया गया। मगर इतना कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण IIP के आंकड़ों की तुलना पिछले महीने के साथ नहीं की जा सकती है। वैसे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये तो जरूर दिख रहा है कि मई में लॉकडाउन की शर्तों में छूट की वजह से हालात कुछ सुधरे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स सेक्टर्स में अप्रैल में उत्पादन में 84.7% की गिरावट दर्ज हुई थी, जबकि मई में ये घटकर 42% हो गई थी। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि औद्योगिक उत्पादन में जून में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि मांग में इजाफा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैन्युफैक्चरिंग, PMI, निर्यात और माइनिंग के उत्पादन में गिरावट जारी रहने की आशंका बनी रह सकती है। मतलब अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात भूल ही जाना चाहिए। चलिए, कोरोना के कारण $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जनता भुला दे, लेकिन सरकार बता दे कि क्या 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने वाली बात, किसानों की आय को दोगुना करने वाली बात, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने वाली बात, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुलेट ट्रेन चलाने वाली बात, 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने वाली बात, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, 30-35 रुपए में पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने वाली बात और डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत बनाने वाली बात, जो है तमाम बातें जो हैं वो भी क्या जनता भुला दे? और तो और क्या ये सवाल पूछना भी छोड़ दे कि गरीबों के देश में अच्छे दिन कैसे आएंगे? रहा होगा कभी भारत सोने की चिड़िया, लेकिन जिस देश में करोड़ों लोग गरीब हों उसे अमीर कैसे कहा जा सकता है? और किस तरह वहां के लोग खुशहाल हो सकते हैं जब उन्हें 5 किलो अनाज भी सरकार की मेहरबानी से मिले? कोरोना के कारण सरकार अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आई है। नतीजा ये है कि देश की 60% से अधिक आबादी के सामने इस वक्त भोजन का संकट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की बात कही है। यानी 8 करोड़ लोग गरीब हैं और 29 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। देश में 51% महिलाएं और 40% बच्चे कुपोषित हैं। 1/3 आबादी को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है। उधर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 117 देशों में 102 है, जबकि मई 2014 में देश 55वें स्थान पर था। 2019 के चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे में 100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। अब सरकार ने रेलवे और बुनियादी ढांचे में निजी कंपनियों से PPE मोड में निवेश की बात कही है, लेकिन इस वक्त अधिकतर कंपनियों की हालत खराब है, लिहाजा इस निजीकरण की मलाई भी 2-4 उद्योगपतियों में बट जाएगी। जाहिर है कि अमीर और अमीर बनेंगे और गरीबों को मुफ्त अनाज के सहारे वोट में बदलने का खेल रचा जाएगा।
लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि ये खेल वो तभी जीतेगी जब वाकई अनाज लोगों तक पहुंचेगा। अभी तो 9 जुलाई को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मई महीने में सिर्फ 2 करोड़ 24 लाख और जून महीने में सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख प्रवासी मजदूरों को ही खाद्यान्न मुहैया कराया गया है। ये संख्या सरकार द्वारा निर्धारित कुल 8 करोड़ लाभार्थियों की तुलना में मात्र 28% है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार सरकार को मई में एफसीआई से 13.5% और जून में 10% से अधिक खाद्यान्न नहीं मिल पाया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार सरकार को मई में एफसीआई से 13.5% और जून में 10% से भी कम खाद्यान्न मिल पाया। देश में लॉकडाउन के दौरान भी 42% राशन कार्ड धारक सरकारी राशन से वंचित रहे। तो जिस देश में करोड़ों लोग भूखे पेट रहे, वो देश विकास की सीढ़ियां चढ़ने की ताकत कैसे जुटाएगा? इस सवाल का जवाब तो कोई शब्दों का बाजीगर ही दे सकता है। और इस वक्त देश में सबसे बड़े बाजीगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। उन्हें देखकर शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का डायलॉग याद आता है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। राजनीति में ये बाजीगरी देश ने मणिपुर, गोवा और कर्नाटक में देखी और हाल ही में मध्य प्रदेश में भी हार कर जीतने का कमाल देखा गया। लेकिन कांग्रेस भी अभी अपनी हार पूरी तरह मान नहीं रही है जब तक उपचुनाव न हो जाएं। मोदी जी एक और नवंबर तक मुफ्त अनाज के जरिए बिहार का विधानसभा चुनाव साधने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर भी उनका ध्यान है, पूरा फोकस है। इसीलिए उन्होंने हाल ही में रीवा में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, तो जाने कहां कहां से दावे कर दिए। अब देश उनका सिर पैर समझने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि रीवा का ये सौर ऊर्जा संयंत्र इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का नाम भी जुड़ गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों, किसानों, आदिवासियों को होगा। मोदी जी के इस दावे पर राहुल गांधी ने असत्याग्रही का एक ट्वीट किया है। अब मोदी जी कौन सी बातों के आग्रही हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि वो गलत दावों के आग्रही जरूर हैं। कभी वो चीन के सैनिकों के भारत की जमीन पर न आने के दावे करते हैं, तो कभी रीवा के सोलर प्लांट को सबसे बड़ा बताते हैं। जबकि सच तो यह है कि राजस्थान के भड़ला में 2245 मेगावाट का सोलर प्लांट चल रहा है और कर्नाटक के तुमकुर में 2050 मेगावाट का सोलर प्लांट है। फिर 750 मेगावाट के प्लांट को सबसे बड़ा कैसे कहा जा सकता है? कुछ यही उलझन नर्मदा नदी को लेकर भी है, जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों में से एक है, लेकिन रीवा से 300 किलोमीटर दूर बहती है। वो कैसे रीवा की पहचान हो सकती है? क्या उपचुनाव जीतने के लिए भावनात्मक मुद्दों की तलाश में मोदी जी इतना भटक गए कि उन्हें तथ्यों का ध्यान ही नहीं रहा? ऐसे पिछले 6 वर्षों में मोदी जी ने अपनी गलत बयानी के कई रिकॉर्ड कायम किए हैं और खासकर जब चुनाव सामने हो तब तो तथ्यों से उलट भावनाओं के सागर में जनता को गोता लगवाना मोदी जी कभी भूलते ही नहीं हैं। तो तथ्यों की बात हो या वादों को पूरा करने की या फिर अपने कामकाज की समीक्षा की, इस सरकार को इन बातों से शायद परहेज है। कुछ वादों को तो चुनावी जुमले कहकर टाल दिया गया, कुछ राष्ट्रवाद की भेंट चढ़ गए। अभी सरकार का 1 साल पूरा ही हुआ था कि गो कोरोना गो के शोर ने सरकार की खामियों को दबाने में मदद की। फिर गो चाइना गो यानी बैकआउट चाइना का नारा हावी हो गया। इस बीच पीएम केयर्स फंड के गठन और उसके हिसाब किताब के सवाल पर भी सरकार को जवाबदेही से बचने का मौका मिल गया। हाल ही में दरअसल संसद की लोक लेखा समिति में पीएम केयर्स फंड की समीक्षा की कोशिश की गई, तो भाजपा सांसदों ने हंगामा करके ऐसा नहीं होने दिया। उनका तर्क था कि जब संसद ने फंड में पैसे नहीं दिए तो संसदीय समिति इसकी जांच क्यों करेगी। टेक्निकली चलिए इस तरह के तर्क चल सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब फंड में सब कुछ सही होने का दावा भाजपा कर रही है तो किसी भी तरह की जांच या समीक्षा से उसे परहेज क्यों होना चाहिए। खैर, जैसे 6 साल पुराने विकास का पता नहीं चला और अभी वाले विकास की कहानी अचानक खत्म कर दी गई है, उसी तरह देश में कब क्या कहानी शुरू हो जाए और कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता तो इस किस्सा गोई में पूरी तरह उलझ चुकी है, न जाने कब इससे निकलने का उसे होश आएगा। खैर, चलते चलते शायर साकी फारूकी का एक शेर अर्ज है कि रूह में रेंगती रहती है गुनाह की ख्वाहिश, रूह में रेंगती रहती है गुनाह की ख्वाहिश, इस अमर बेल को एक दिन कोई दीवार मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।